कंपेयर करने की कोशिश की। देयर आफ्टर वी हैव जस्ट हम लोगों ने ये भी शेयर करने की कोशिश की कि ओके आज मैंने अपना प्रेजेंटेशन और बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाया है। ओके ये कहा जाए इनफैक्ट कि मैंने बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश की। इवन फॉर्मूलेस भी मैंने टाइप किए हैं ताकि आपको विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से हो सके। कल तक के नोट्स आप सभी को लोगों को मिल गए हैं। कल की क्लास के भी नोट्स हमारी टेक्नो टीम ने भेज दिए हैं और बिग थैंक्स टू टेक्नो टीम कि बहुत अच्छी तरीके से मेरे साथ में रहकर वो ये सारी सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं। दैट्स फाइन। मैं अपना वीडियो जरूर मैं हटाना चाह रहा था। आई विल ट्राई टू मैनेज द थिंग्स। ओके कि थोड़ा ऐसा लगता है कि पास में अलग सिस्टम पे रखा हुआ था तो उसको फ्रंट पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की बात करें, कल हम लोगों ने सिग्निफिकेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स को पढ़ा था। ओके ओके सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स को पढ़ा था हम लोगों ने। वीडियो रहने दें वाली कोई इशू नहीं है। वीडियो को मैं ब्लॉक कर रहा हूँ अपने वीडियो को। ओके अभी चालू कर दूंगा, थोड़ा सा दिखेगा। तो आपको मालूम है दो ग्रुप्स के बीच में डिफरेंसेस चेक करने के लिए हम लोग टी टेस्ट का यूज करते हैं। दो ग्रुप्स के बीच में डिफरेंसेस चेक करने के लिए टी टेस्ट यूज करते हैं। ओके और दो ग्रुप्स के डिफरेंसेस को चेक करने के लिए हम टी टेस्ट यूज करते हैं। फॉर एन एग्जांपल इफ सपोज वी हैव 3 ग्रुप्स और मोर देन 2 ग्रुप्स, देन व्हाट वी हैव टू गो फॉर कंपैरिजन। थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं। सपोज हमारे पास ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप बी है और ग्रुप सी है, ग्रुप डी है। अगर हम टी टेस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अगर मुझे टी टेस्ट कैलकुलेट करने पड़ेंगे तो मुझे ग्रुप ए और ग्रुप बी को कंपेयर करना पड़ेगा, मुझे ग्रुप ए और सी को करना पड़ेगा, ग्रुप ए और डी को करना पड़ेगा, बी और सी को करना पड़ेगा, बी और डी को करना पड़ेगा, सी और डी को करना पड़ेगा। सो लॉट ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस विल बी देयर। और जैसे ही नंबर ऑफ ग्रुप्स और बढ़ जाते हैं तो द नंबर ऑफ कंपैरिजंस विल इंक्रीज। हम लोगों ने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन छोटी क्लासेस में पढ़ा था। सो वहाँ मैं बात करना चाहता था कि भाई हम कैसे कॉम्बिनेशंस बनाएं, ए इंटू बी, ए इंटू सी, ए इंटू डी, फिर बी इंटू सी, बी इंटू डी एंड सी इंटू डी। इतने सारे हमें टी निकालने पड़ेंगे। और उसके बाद भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ग्रुप सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आए और कुछ में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस नहीं आए। देन व्हाट विल गो फॉर, तब हम क्या करें इन केस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओवरऑल चारों ग्रुप्स में डिफरेंसेस है या नहीं। वी हैव टू यूज द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा जिसको हम कहते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का मतलब होता है जो वेरिएंसेस हैं। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, मतलब मीन से कितना डेविएट हो रहा है। ओके अब देखिए ये भी अलग अलग हो सकते हैं, इंटर ग्रुप भी हो सकते हैं, इंट्रा ग्रुप भी हो सकते हैं। जब इंटर ग्रुप की बात की जाए इसका मतलब है कि ग्रुप ए विद ग्रुप बी, ग्रुप ए विद ग्रुप सी, ग्रुप ए विद ग्रुप डी, ग्रुप बी विद ग्रुप सी, ग्रुप बी विद ग्रुप डी, ग्रुप सी विद ग्रुप डी। ओके इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं इंटर ग्रुप के अंदर। जबकि इंट्रा ग्रुप की बात की जाए तो इसका मतलब ये ग्रुप ए के अंदर जो इंडिविजुअल्स मौजूद हैं, सपोज 5 का सैंपल है, 10 का सैंपल है, 25 का सैंपल है, उन सैंपल के बीच में
कितनी होमोजेनिटी है, that shows the intergroup. So this is what is analysis of variance? It's a sort of a ratio. Okay, whenever I talk about the ratio, it cannot be in negative terms. Ratio कभी भी negative में नहीं होता. Okay, it is positive. Okay, और कुछ value होगी, और वही बात हमारी value की होती है जो कल हमने पढ़ी थी कि we'll calculate the value and we have the table value. If calculated value is more than the table value, अगर calculated value हमारी table value से ज्यादा होगी, then what will go for? क्या करेंगे? Difference significant बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? Anybody of you? Significant. Yes, difference will be significant. Okay. And null hypothesis क्या होगी? Null hypothesis not valid. Yes, null hypothesis will be rejected. Rejected, not. Yes. So if calculated value is more than the table value or say standard value, the difference is significant and null hypothesis will be rejected. Same thing, अगर इसका बिल्कुल opposite version हम check करें, अगर हमारी calculated value is less than the table value, the difference will be no significant difference will be there and null hypothesis has to be accepted. उस केस में क्या करते हैं? null hypothesis क्यों accept करते हैं? क्यों difference significant है? इसके बारे में बात बता देता हूँ कि whenever differences are significant, इसका मतलब क्लास A क्लास B से डिफर कर रहा है, और कर रहा है इसका मतलब null hypothesis क्या कहती है? There is no significant difference. इसका मतलब null hypothesis को reject करना पड़ेगा. So whenever the difference is significant, null hypothesis has to be rejected. And if the calculated value is more than the table value, definitely the difference is significant and null hypothesis has to be rejected. I think ये conceptual clarification कल मैंने आपको क्लास में किया था और वो आपको समझ में आया होगा. Thank you प्रिंसी, नेहा जी thank you. Okay, रीता जी thank you so much. मेगा जी thank you. So today I'll just taking one way analysis of variance. One way ANOVA क्यों कहते हैं इसको? There may be some sort of in complex designs. हमारी सबकी अपनी अपनी रिसर्च की बड़ी कॉम्प्लेक्स डिजाइंस होती है. ओके, मैं यहाँ एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ कि हमारे पास 2 से ज्यादा ग्रुप्स हैं और उन 2 से ज्यादा ग्रुप्स के बीच में ओवरऑल सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, इसको हमें चेक करना है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज वन ओनली. क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल? द टाइप ऑफ द क्लास, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी. This is the independent variable, or maybe some sort of a dependent variable. So say it may be some sort of an academic achievement score, या हमने कोई टेस्ट दिया उसके स्कोर आए या नहीं आए. So directly jumping over this hypothetical problem, we have taken hypothetically 3 groups हमने लिए हैं, group A, group B, group C. You can take 3 classes, class A, class B, class C. Okay, you can say फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के कुछ स्टूडेंट्स थे, उनको एक कंप्यूटर नॉलेज के लिए हमने एक टेस्ट दिया और टोटल हर क्लास के अंदर 7 स्टूडेंट्स थे. ओके, यहाँ मैंने हाइपोथेटिकली 7 लिया है, अलग अलग भी हो सकते हैं. वी कैन अप्लाई ANOVA इवन द नंबर ऑफ पर्सन्स इन डिफरेंट ग्रुप्स में भी डिफर. ओके, ग्रुप ए में 7 लोग हैं, ग्रुप बी में 6 लोग हैं, ग्रुप सी में 10 लोग हैं, तो भी हम तीनों ग्रुप्स का कंपेरिजन कर सकते हैं. यहाँ मैंने एक सुविधा के लिए 3 ग्रुप्स लिए हैं और ऐसा एजम्पशन मान के चला कि तीनों ग्रुप्स के अंदर 7 पर्सन्स हैं, और ये जो सेमेस्टर 1 है या ग्रुप ए जिसको नाम दिया है, ग्रुप बी नाम दिया है, ग्रुप सी नाम दिया है, उनके 7 लोगों के स्कोर्स इस प्रकार से हैं 3, 5, 3, 1, 7, 3, 6. देखिए यहाँ मैं आपको अपना प्राइम ऑब्जेक्टिव बता दूं. व्हाट आई हैव टू गो फॉर, मुझे आपको ANOVA कैलकुलेट करना सिखाना है. How to calculate the ANOVA with some sort of a conceptual clarity. Okay, this is the aim of the class. Okay, so मैंने यहाँ क्या किया है, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C के स्कोर्स लिए हैं 3, 5, 3, 1, 7, 3, 6. Okay, ग्रुप B के स्कोर्स हैं 4, 5, 3, 4, 9, 5, 5. ग्रुप C के स्कोर्स हैं 5, 5, 5, 1, 7, 3, 7. Now for simple calculations we need a sigma of all these groups separately. मतलब ग्रुप A का सम कितना है,
So I just applied the formula. You can check the formula here, which is sum of हमने Excel में काम किया है, sum of B3 to B9. We can calculate it manually भी हम calculate कर सकते हैं. So it is coming 28, 3 or 5, 8 or 3, 11, 12, 19, 22 or 6, 28. Similarly for group B, the total has been calculated. Group C total has been calculated, and the grand total is 96. And N is, मैंने जैसा बताया, ग्रुप ए में 7 पर्सन्स थे, ग्रुप में भी 7 पर्सन्स थे, ग्रुप सी में भी 7 पर्सन्स थे. We have the total value of N is equal to 21. One more thing which is needed in the calculations, we are already going with this calculation. इस कैलकुलेशन की भी मैंने एक अलग टेबल और यहाँ बनाई है पास में. ओके, इनके स्क्वायर्स की, जैसा मैंने यहाँ लिखा है स्क्वायर, यू कैन चेक. ये 3 है, इसका स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया है, 4 का स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया है, और 5 का स्क्वायर लिख दिया. बिकॉज मुझे ईच इंडिविजुअल टर्म के स्क्वायर करने के बाद सबकी जोड़ भी चाहिए. आई थिंक इट इज क्लेरिफाइड. जैसे कि 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर. इसी तरह से ग्रुप बी 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये सब. और इसी तरह से ग्रुप सी भी. और ये सारे ग्रुप का टोटल मुझे चाहिए. तो मैंने क्या किया, पहले इसको रो वाइज कैलकुलेट कर लिया कि भाई ये इसकी टोटल कितनी आ रही, 9 + 25 + 9 + 1 + 49 + 9 + 36, और तीनों टोटल को कर दिया तो मेरे पास ग्रांड टोटल 518 आ गया. दिस इज नोन एज अ सम ऑफ स्क्वायर. ओके, मैं आप थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हूँ. देखिए, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए वी हैव सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला. और आज ये मैं बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने एक्सेल के अंदर भी फॉर्मूलेस को टाइप किया आपकी क्लास के लिए, सो दैट हम जो स्कैन करके प्रिंट करते थे उसमें थोड़ा सा कभी टेढ़ा आ जाता था और दिखने में भी अच्छा नहीं लगता था. सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर. ओके, सो यहाँ मैं आपको बता दूं. ओके, स्टेप नंबर 1, वी हैव टू कैलकुलेट द करेक्शन टर्म. व्हाट इज करेक्शन टर्म? करेक्शन टर्म मीन्स सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन. देखिए, दोनों में फर्क है, बताऊंगा मैं आपको. सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, दोनों में फर्क है. सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर मतलब पहले सभी की टोटल करनी है. सो व्हाट इज द टोटल? टोटल इज 96. देखिए, 28 + 35 + 33 which comes 96. So square of 96 has to be divided by 21 because n is 21. So हमें ये 96 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 21 हमें करना है, तो विल गेट वैल्यू ऑफ 438.86. हम इसको सॉल्व करेंगे. ये मैंने देखिए कैलकुलेट किया है मैंने आपके लिए. यू कैन चेक इट देयर. 96 × 96 डिवाइडेड बाय 21. आई हैव कैलकुलेटेड इट. फॉर्मूला लगा के मैंने कैलकुलेट किया है, and I found it 438.86. This is the first step, जिसमें फर्स्ट स्टेप में चाहे वो 1 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हो, चाहे वो 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हो, we have to calculate the correction term, and which is calculated in this manner: sigma x का whole square divided by n. Okay, so sigma x is what? sigma x की वैल्यू कितनी है? So 96. Yes. So 96 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? कैपिटल N की वैल्यू कितनी है? 21. 21 है. 96 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 21 will able to find out this 438.86. Now second step. Okay, second step is we have to calculate total sum of square, which is represented by a symbol SST. ओके, देखिए मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको, ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं. सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर, अभी मैंने जो पहले बात करी थी सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर और सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों में फर्क है. सिग्मा एक्स मतलब सबको जोड़ा, दैट इज 96, उसका एडिशन किया. और इसमें क्या करना है, पहले हर टर्म का स्क्वायर करना है, उसके बाद ऐड करना है. So what is the value of sigma x square? देखिए हमने आगे कैलकुलेट करके रख लिया था. It is coming 518.
Okay, is it correct? Are you getting my point? Yes, sir. Thank you, Virendra ji, thank you. So what is this? This is सिग्मा एक्स स्क्वायर, सभी टर्म्स को स्क्वायर करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, देन आफ्टर माइनस करेक्शन टर्म हमने फर्स्ट स्टेप में निकाली है. ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर. टोटल सम ऑफ स्क्वायर मतलब ये होगा ईच इंडिविजुअल टर्म का स्क्वायर करें, सारी स्क्वायर वाली टर्म्स को ऐड कर लें, और उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप हमने निकाली करेक्शन टर्म, उसको माइनस कर दें. सो व्हाट वी हैव टू गो फॉर द माइनस. 518 minus 438.86. Is it clear? Yes, sir. Okay, what is 518? सभी टर्म्स को स्क्वायर किया, उसके बाद ऐड किया. ओके, और माइनस करेक्शन टर्म को कैसे निकाला था हमने? सभी टर्म को जोड़ा, जो वैल्यू आई उसका होल स्क्वायर किया, डिवाइडेड बाय जितना सैंपल साइज था उससे डिवाइड किया, विच इज कमिंग 438.6. सो सेकेंड स्टेप हमारी जो SST बोलते हैं, sum of squares of total, it is found 518 minus 438.86, which is coming 79.14. it is known as SST. okay, SST की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 79.14. फर्स्ट इज द करेक्शन टर्म which has to be used in आगे वाली सारी स्टेप्स में हमें इस करेक्शन टर्म को सभी टर्म्स में से माइनस करना होता है, एंड दैट्स व्हाई दिस टर्म इज कैलकुलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल. करेक्टेड टर्म में कुछ नहीं है, सारे स्कोर्स को हमें ऐड करना था, इसका स्क्वायर करना था, इसको सबको पहले ऐड करना था, विच इज कमिंग 96. इसका स्क्वायर करना है, 96 into 96 divided by 21. दिस इज द करेक्शन टर्म. एंड व्हाट इज SST? SST मतलब ईच टर्म का इंडिविजुअली लेवल पर स्क्वायर करना है, और इन सारी टर्म्स को हमें जोड़ना है. जोड़ने पर हमारी वैल्यू आई है 518. ये 518 में से करेक्शन टर्म को माइनस करना है, 518 minus 438.86, which is coming 79.14. This is known as total sum of square. That's fine. अब हम बात करते हैं sum of squares between groups. ओके, देखिए बिटवीन ग्रुप्स की बात करते हैं. मतलब बिटवीन ग्रुप मतलब क्या हुआ? पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप. इसका टोटल कितना है? 28, 35, 33. इसकी n की साइज 7, 7 और 7 है. ओके, सो यहाँ अलग अलग भी हो सकती थी किसी क्वेश्चन में. सो हमें जो SS बिटवीन ग्रुप्स निकालना है, उसका जो फॉर्मूला है, इस 28 को स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाय दिस n करेंगे, 35 को स्क्वायर करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 7n किया, फिर 33 का स्क्वायर किया, डिवाइडेड बाय n किया. ऐसी सारी टर्म, तीनों टर्म्स, 3 ग्रुप्स थे तो 3 टर्म्स बनेगी हमारी. इन तीनों को जोड़ लेना है, में से करेक्शन टर्म को माइनस कर लेना है, विच इज रिटन हियर. ओके, आप सोच रहे होंगे सर दिख नहीं रहा है साफ ऊपर की वैल्यूज. सो व्हाट आई जस्ट गो फॉर, आई जस्ट ओपनिंग अ विंडो हियर. जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के स्कोर्स हैं, जस्ट ओपनिंग अ विंडो हियर. देखिए दिख रहा है 28. सो देखिए ये टर्म जो है वो 28 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7, देयर आफ्टर प्लस 35 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 प्लस 33 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7. 3 ग्रुप्स थे, तीनों ग्रुप्स में से ये तो टोटल है. ओके, 3 ग्रुप्स थे, इन तीनों की जो टोटल आ रही है ग्रुप की, उनका स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाय n करना है, माइनस करेक्शन टर्म. थैंक यू प्रिंसी जी, थैंक यू. माइनस करेक्शन टर्म, देखिए माइनस करेक्शन टर्म. दिस इज द एंटायर फॉर्मूला फॉर दिस SS बिटवीन, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप. मैंने बताया 28 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 प्लस 35 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 प्लस 33 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 माइनस करेक्शन टर्म.
करेक्शन टर्म हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, फर्स्ट स्टेप में निकाली थी, दिस इज 438.86। इनके स्क्वायर करके मैंने वैल्यूज को लिखा है, 28 का स्क्वायर 784 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1225 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1089 डिवाइडेड बाय 7। ओके, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आई है 442.57। इसको भी 2 डेसिमल्स में कन्वर्ट कर देता हूं, 442.57 minus correction term which is 438.86, so which is वैल्यू सॉल्व करने पे हमारा SSB सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कितना आ गया 3.71। दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट। ये समझ में आ गया होगा। 3 चीजें हमने कैलकुलेट करी है। स्टेप 1 में हमने करेक्शन टर्म निकाली है, सेकंड में टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकाला है, और थर्ड स्टेप में हमने सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स निकाला है। ओके, थैंक यू दक्षिणा जी, थैंक यू। ओके, सो स्टेप 4 निकालना है विद इन ग्रुप। अब विद इन ग्रुप में ना मतलब क्या हुआ कि उसी ग्रुप के मेंबर्स के बीच में सम ऑफ स्क्वायर्स कितना है। इसको निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, SST माइनस SSB, सम ऑफ स्क्वायर टोटल माइनस सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन। सो व्हाट इज सम ऑफ स्क्वायर टोटल? हम ये देखिए सेकंड स्टेप में हमने कैलकुलेट कर लिया था टोटल सम ऑफ स्क्वायर विच इज 79.14 माइनस SSB हमने स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट किया, दैट इज 3.71। तो 79.14 माइनस 3.71 विच इज कमिंग 75.43। तो ये इसको बोलते हैं हम सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप। ओके, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग वन वे एनोवा। ओके, कैसे एफ रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, ये प्रोसेस है। वो प्रोसेस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बाकी सिस्टम पे, कंप्यूटर पे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप डायरेक्ट वन वे एनोवा पे क्लिक करेंगे, यू विल एबल टू फाइंड आउट द वन वे एनोवा। ओके, नाउ स्टेप 4 हो गई। तो देखिए अभी तक हमने 4 स्टेप्स में वैल्यू निकाली। फर्स्ट स्टेप वाज करेक्शन टर्म, सेकंड वाज SST मतलब टोटल सम ऑफ स्क्वायर, तीसरी टर्म हमने निकाली है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स, और चौथी स्टेप में हमने सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप। 4 वैल्यूज हमारे पास आ गई, जो चारों मैंने बॉक्स में और कलर में आपके सामने रखी है। यहाँ पर यहाँ तक समझ में आ गया, तो हम आगे चलें। यस सर। ओके, देखिए अब मुझे एक टेबल बनानी है, बहुत सिंपल सी टेबल है, सोर्स ऑफ वेरिएशन बिटवीन ग्रुप, विद इन ग्रुप एंड टोटल। देखिए इसमें SS लिखा है और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा है, ये मीन सम ऑफ स्क्वायर MS लिखा है, और F रेशियो लिखा है। तो देखिए मैं आपको यहाँ थोड़ी जानकारी बता दूं। SS सम ऑफ स्क्वायर तो आपने निकाल रखे हैं, बिटवीन ग्रुप का कितना था, ये SSB दैट इज 3.71 हमने यहाँ लिख दिया। देयर आफ्टर विद इन ग्रुप का इसके पहले वाली स्टेप में हमने निकाला था, ये विद इन ग्रुप हमने निकाल रखा है। व्हाट इज इट? 75.43। ओके, 3.71 और 75.43। व्हाट इज 3.71? इट इज अ सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट अप कर दी है, और दिस इज व्हाट सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप। सो दिस वैल्यू हैज टू बी पुट हियर, एंड टोटल अगर इनको आप ऐड करते हैं इट विल बिकम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल देख लीजिए, आपने ये निकाल रखा है सेकंड स्टेप में, विच इज कमिंग 79.14। थोड़ी सी मैं बात करता हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। ओके, बिटवीन ग्रुप्स मैंने आपको जब भी बताया, कल डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझाया था, उसमें ये बताया था कि सारे स्कोर्स एक इंडिविजुअल की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं, एक ग्रुप की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। अब हमारे पास यहाँ ग्रुप्स कितने हैं? 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 का कितना हो जाएगा? n is 3. Then what will be the degree of freedom? It will be n minus 1, that is 3 minus 1, it will be 2. So देखिए मैंने ये जो टेबल बनाई है, इसके सामने बिटवीन ग्रुप की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने लिखा है, that is 2. How it is 2?
because we have to compare groups. And how many number of groups are there? There are 3 groups. और 3 groups को जब भी compare करना होगा, इसका मतलब हमारा degree of freedom हमारा 2 हो जाएगा. Is it clear to you? Yes, sir. Thank you, Princy ji, Neha ji, Rita ji, Pooja ji, Neha ji, MP Mehta sir, Dakshina ji. Okay, thank you so much. Okay, देखिए आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला. अब मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन की बात कर रहा हूं. ओके, हम डाटा को वापस चेक करते हैं. विद इन ग्रुप कितने मेंबर हैं यहाँ पे? 7. तो इस ग्रुप का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 6. ओके, n-1 होता है ना, तो n-1 का मतलब या 7 नंबर ऑफ पर्संस थे, तो डिग्री ऑफ इसका भी 7 मेंबर्स थे, इट विल बिकम 6. ग्रुप सी का कितना हो जाएगा? 7 मेंबर्स थे, इसका मतलब इस ग्रुप का मेंबर है, इस ग्रुप का जो नंबर है डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 7 - 1 दैट विल बी 6. तो देखिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रुप ए का, 6 ग्रुप बी का और 6 ग्रुप सी का. कितना हो गया? इट इज 18. सो आई हैव रिटन हियर 18. देख लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है. बिटवीन ग्रुप्स, दिस इज बिटवीन ग्रुप्स, 3 मेंबर्स थे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कम हो गया. ओके, दिस इज व्हाट. ग्रुप ए का कितना हुआ? 7 मेंबर्स थे, तो 1 कम हो गया 6. फिर ग्रुप बी के अंदर 7 मेंबर्स थे, इसका भी 6. ग्रुप सी के अंदर नंबर ऑफ पर्संस वर 7, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकम 6. तो हमने 6 लिख दिया. तो 6 + 6 + 6 दैट इज 18. और इन दोनों को टोटल करें तो 20. इट इज अ क्रॉस चेकिंग ऑफ द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम. हमारे पास टोटल रीडिंग्स कितनी थी? 21. ग्रुप ए में 7 लोग थे, ग्रुप बी में 7 लोग थे, ग्रुप सी में भी 7 लोग थे, तो टोटल मिला के 21 हुए. और 21 में से 1 कम हो जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमेशा, n-1, जिस पर सारे स्कोर्स डिपेंड करते हैं. एंड दैट्स व्हाई 1 इज ऑलवेज डिक्रीज्ड फ्रॉम n टू फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो देखिए, सम ऑफ स्क्वायर आपने निकालना सीख लिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने निकालना सीख लिया. ओके, ये मैंने बताया है. डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन के टोटल ग्रुप्स आर 3, सो df will be n-1, that will be 2. df for within 7 - 1 plus 7 - 1 plus 7 - 1, that will be 18. And what is degree of freedom for total? Degree of freedom for total was 21. 21 minus 1, that will be 20. Now, how this ms is calculated? इसको बोलते हैं mean sum of square, or say in another words it's a sort of a variance. इसी को हम variance कहते हैं. Okay, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? I have written a formula here. इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगा अच्छी तरह से. This is the formula. ms, ये फॉर्मूला है, सम ऑफ स्क्वायर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, कॉरेस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो देखिए यहाँ हमारी सम ऑफ स्क्वायर 3.7 था, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 था, तो 3.71 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 1.86. दिस इज मीन सम ऑफ स्क्वायर, और इन अनदर वर्ड्स यू कैन कॉल इट एज अ वेरिएंस. बिटवीन ग्रुप का वेरिएंस कितना है? 1.86. विद इन ग्रुप को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम. मैंने बताया कॉरेस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम से करना है. तो विद इन ग्रुप का कितना है? 75.43 डिवाइडेड बाय 18, क्योंकि विद इन ग्रुप के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? n इज 21, तो एक 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 3 ग्रुप थे, तो 6 6 6 मतलब 18. 75.43 डिवाइडेड बाय 18, सो इट इज कमिंग 4.19. यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. Okay, now last step is there, rather I should say second last step is there. F ratio निकालने का कैलकुलेशन का तरीका होता है मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन. बताइए मीन सम ऑफ स्क्वायर कितना बिटवीन का? 1.86 डिवाइडेड बाय बिटवीन ग्रुप का मीन सम ऑफ स्क्वायर 1.86 डिवाइडेड बाय 4.19. ओके, सो अगर इसको सॉल्व करते हैं इट इज कमिंग 0.44. ओके, एंड दिस रेशियो इज नोन एज अ
एफ रेशो, फिशर रेशो इसको कहते हैं। फिशर रेशो इनफैक्ट विद इन, बिटवीन और विद इन ग्रुप के वेरिएंस का प्रोपोर्शन होता है। ओके, और ये हमें ये बताता है कि ग्रुप्स में डिफरेंसेस है या नहीं है। देखिए, जब भी व्हेनेवर यू हैव टू सी द डिफरेंस, जब भी हमें डिफरेंस देखना होगा तो हम दो तरीके से देख सकते हैं। कैसे? अगर आपकी फैमिली में 4-5 मेंबर रह रहे हैं और एक दूसरी फैमिली में भी 4-5 मेंबर है, तो देखिए आपकी फैमिली को उस फैमिली, दूसरी फैमिली के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एक बात तरीका ये हुआ जिसको हम बोलते हैं बिटवीन ग्रुप्स। और विद इन ग्रुप क्या हुआ? आपकी फैमिली के जो 4-5 लोग रह रहे हैं उनमें आप में आपस में कितना डिफरेंसेस है, उसको हम बोलते हैं विद इन, वेरिएंस ऑफ विद इन। ओके, सो वेरिएंस ऑफ विद इन between MS between upon MS within is known as a ratio of F। तो देखिए आपने कैलकुलेट कर लिया F की वैल्यू 0.44। ओके, नाउ वही कल जैसे हम चार्ट बनाएंगे। एक्सक्यूज मी, ओके, हमने चार्ट बनाया जिसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखा है। कल हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया था कि हम दो लेवल्स पर चेक करते हैं, 0.01 लेवल पर और 0.05 लेवल पर। हमने F की कैलकुलेटेड वैल्यू लिख दी 0.44। अभी हमने कैलकुलेट करी थी, दिस F रेशियो इज 0.44। ये वैल्यू हमने कैलकुलेटेड में लिख दी। हाँ, इसकी भी एक स्टैंडर्ड टेबल होती है जो अलग अलग लेवल पे हमें चेक करके बताती है। इसमें दो तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखे होते हैं, तो हमें किसको देखना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वी हैव टू सी 2 on 18। व्हाई 2 on 18? बिकॉज दिस इज 2 एंड दिस इज 18। ये F किससे बनकर आया है? बिटवीन और विद इन से। बिटवीन की डिग्री ऑफ फ्रीडम एक साइड से चेक करेंगे, अपर साइड से, अपर साइड से बिटवीन की चेक करेंगे, और विद इन की हम लोग इस तरीके से चेक करेंगे। और जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को हमने टेबल वैल्यू में लिख दिया, कैलकुलेटेड वैल्यू में। F टेबल वैल्यू इज 3.88 एंड 6.93। देखिए, while we talking about this, sorry I just written opposite one, 6.93 and 3.88। okay, so what is it? It is showing कि हम दोनों ही लेवल पर हमारा डिफरेंस सिग्निफिकेंट, बिकॉज कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन द टेबल वैल्यू, so difference will be non significant and null hypothesis will be accepted। okay, in दोनों ही केसेस में this is known as a one way analysis of variance। okay, आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं भी आया है तो ये जो मैं प्रॉब्लम आपके साथ शेयर दूंगा इसको आप समझने की कोशिश करेंगे, और जब मेरा ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप इसको वापस सुन लेंगे तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। देयर आर 2 ग्रुप्स, देयर आर 3 ग्रुप्स की बात करी हमने, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, 6 ग्रुप, 7 ग्रुप। ओवरऑल सारे ग्रुप्स में डिफरेंसेस है नहीं। वी आर कंपेयरिंग द ग्रुप्स। ओके, वी आर कंपेयरिंग द ग्रुप्स। जब भी ग्रुप्स को, डिफरेंट ग्रुप्स, मोर देन 2 ग्रुप्स को कंपेयर करना हो तो वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का यूज करेंगे, बिकॉज अनदर वेरिएबल इज कंसीडर्ड एज इन द साइलेंस। उसको हम साइलेंट पे मानेंगे। आज क्या बात है, बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, 28 बच्चे ही हैं इसके अंदर क्लास में। नहीं, 28 से ज्यादा है ना। लेट अस चेक हाउ मच नंबर्स आर देयर। There are 44, sir. 44, that is a good way। thank you। okay, so this is one way analysis of variance। ये समझ में आया ना? बड़ा कॉम्प्लिकेट माना जाता है इसको कि ये समझ में नहीं आता है कैसे कैलकुलेशन। द कैलकुलेशन इज अ पैटर्न, इज लेंथी प्रोसेस है, बट इसको स्मूथ कर सकते हैं। ये मैंने बताया 3, whenever the more than 2 groups has to be compared, we have to go with the one way ANOVA। okay, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रहा हूँ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है, 2 वे ANOVA क्या होता है? तो बहुत क्लियर डिफरेंसेस आर देयर, वेरी क्लियर डिफरेंसेस आर एग्जिस्टिंग देयर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वन वे एंड टू वे? वन वे वी हैव टू कंपेयर द ग्रुप्स, and in two way
3-way, 4-way, 5-way, we have to compare the conditions. Okay. अब आप मुझे बताएं what is the difference between group and the condition? Anybody of you? Anybody of you? What is the difference between groups and condition? ग्रुप तो देखिए हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैसे हम क्लास बेस्ड ग्रुप कर दिया, मैंने बताया ना, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। और कंडीशन क्या हुई कि क्लास फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा जो कि मेल हो। ओके, दिस इज कंडीशन। व्हाट इज कंडीशन 2? क्लास फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा जो कि फीमेल हो। व्हाट इज कंडीशन 3? क्लास सेकंड सेमेस्टर का बच्चा जो कि मेल हो, और क्लास कंडीशन नंबर 4 सेकंड सेमेस्टर का बच्चा जो फीमेल हो। इट बिकम्स अ कंडीशन व्हेनेवर टू वेरिएबल्स आर included, or say more than two variables are included, then it becomes a condition. Okay, so मैंने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया जिसमें मैंने 4 कंडीशंस पे कुछ बच्चों के रिजल्ट्स आए, उन रिजल्ट्स को मैंने नोट किया। अगर आपको वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अच्छी तरह आता है तो फिर टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हम इसके प्रोसेस को समझ लेते हैं, देयर आफ्टर वी विल डिस्कस कि कहाँ वन वे अप्लाई किया जाता है और कहाँ टू वे अप्लाई किया जाता है। इज इट क्लियर टू यू? शैल वी प्रोसीड फर्दर? Yes, sir. ओके, थैंक यू। सो ये 4 कंडीशंस हैं। ओके, वही मैंने तरीका यूज किया, इनका स्क्वायर भी पहले बना के ले लिया ताकि मुझे बाद में जरूरत पड़ेगी 310 फिगर की, इसलिए मैंने इंडिविजुअल टर्म का स्क्वायर भी कर दिया। फर्स्ट स्टेप इज सेम स्टेप जो कि हमने वन वे में यूज करी। करेक्शन टर्म इज इक्वल टू सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। व्हाट इज सिग्मा एक्स? इट इज 70। सभी स्कोर्स को अगर हम, इन सारे स्कोर्स को अगर हम ऐड करते हैं, ओके, इट बिकम्स, इन सारे स्कोर्स को मैंने ऐड किया, इट बिकम्स 70। सो हाउ दिस करेक्शन टर्म इज टू बी कैलकुलेटेड? सिग्मा ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, मतलब स्क्वायर ऑफ 70 डिवाइडेड बाय 20। ये 20 कहां से आ गया? पहली कंडीशन में 5 लोग थे, दूसरी कंडीशन में भी 5 थे, तीसरी में 5 थे, चौथी में 5 थे। ये नंबर मैंने यहाँ सेम लिखा है, आपकी डिजाइन के हिसाब से अलग अलग भी हो सकता है। इट हार्डली मैटर्स, वी नीड फॉर द फर्स्ट स्टेप ओनली द वैल्यू ऑफ एन। तो स्क्वायर ऑफ 70 डिवाइडेड बाय 20 which is giving 245.00। ओके, ये करेक्शन टर्म हमने निकाली। देन अनदर टर्म विच वी हैव टू कैलकुलेट विच इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, ईच इंडिविजुअल का स्क्वायर करें और प्लस करते जाएं। चलिए मैं बोल के बताता हूँ कैसे करेंगे। 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर plus 7 square plus 6 square plus 5 square plus 4 square plus 3 square plus 4 square plus 3 square plus 2 square plus 1 square plus 0 square। सारी वैल्यू को ऐड किया, उसमें से करेक्शन टर्म को माइनस करेंगे तो हमारी एसएस टोटल निकल जाती है, अभी आपने पढ़ा। सो देखिए सारी टर्म्स को स्क्वायर करने पे मेरे पास वैल्यू आई 310। इसमें से मैं माइनस करूंगा, करेक्शन टर्म की वैल्यू थी 245, so it is coming 310 minus 245 is equal to 65. This is total sum of square. Okay, you got the point? समझ में आया? ये तो पहले ही पढ़ा चुके हैं अपन, total sum of square Same as one way. yeah, same as one way। और मजेदार बात ये है, स्टेप 3 भी सेम है, sum of square between columns sigma x1 कि ये कुछ मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है। वेट ए मिनट,
वेट अ मिनट प्लीज। ये सही है, सिग्मा x1 मतलब इस सारी चीजों का जोड़ करना है। ओके, जोड़ करने पे 15 आया, 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ओ नो 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 नो, ये तो मैं दूसरी जगह देखने लग गया इसलिए। दिस इज करेक्ट वन। ओके, SST निकालना तो आती है, मैं SS तीसरी टर्म्स की बात कर रहा हूँ, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम्स। सिग्मा x है, मतलब फर्स्ट ग्रुप का टोटल कितना आया 15, इसका होल स्क्वायर क्या 15 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, देन 20 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस 25 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस करेक्शन टर्म। I have just solved it. It is 270 minus correction term is already 245. So 270 minus 245 will give rise to 25. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Same है जो पिछला आपने 1 में पढ़ा है। Now one more step has to be added. अभी तक हम लोगों ने क्या किया, कंडीशंस की बात जब भी करते हैं तो हम लोगों ने अभी 1 में तो हम इसी वैल्यू को जोड़ते थे। अब मैं बिटवीन रोज की बात करूंगा तो इस रो को जोड़ दीजिए, 5 + 2 + 7 + 4 विच इज कमिंग 18। सो नेक्स्ट स्टेप जो हमारी है SS बिटवीन रोज, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रोज। तो देखिए ये 18 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 4 क्यों है कि कंडीशन कितनी है हमारे पास 4 है। 18 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, यहाँ क्या करते थे 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हमारी 15 किससे बना है, 5 चीजों को जोड़ने से बना है, और ये 18 किससे बना है, 4 ऑब्जर्वेशंस को जोड़ के बना है। सो 18 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 14 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस करेक्शन टर्म। ओके, ये बताया मैंने 18 स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय 4 प्लस दिस माइनस करेक्शन टर्म। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ गया that is 10। ओके, अब एक सम ऑफ स्क्वायर और निकालना है जो 5th स्टेप है, लास्ट स्टेप है हमारी, जिसको हम रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर कहते हैं। ओके, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, दैट इज SST माइनस SS बिटवीन कॉलम्स प्लस SS बिटवीन रोज। इन दोनों वैल्यूज को हमें ऐड करना है पहले 25 और 10 को, उसके बाद SST की जो हमारी वैल्यू थी उसमें से हमें 65। सो व्हाट वी हैव टू गो फॉर, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर मतलब मैंने बहुत क्लियरली लिखा है 65 माइनस ब्रैकेट 25 प्लस 10। इस तरीके से हमने रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर को भी कैलकुलेट कर लिया। सो इट इज कमिंग 30। ओके, so we have to put the values here between columns, between rows and residual। जैसा मैंने 1 में भी बताया था, वहाँ हमारे पास दो ही थे, between columns और between rows और total। यहाँ हमारे पास between rows, between columns और उसके अलावा residual मतलब बचा हुआ। ओके, जो एरर रेफरेंस बच जाता है उसको रेजिडुअल कहते हैं, बचा कुचा। सो 25 सम ऑफ स्क्वायर हो गया हमारा बिटवीन कॉलम्स का, विद इन कॉलम्स बिटवीन रोज का हो गया हमारे पास 10, रेजिडुअल हुआ 30, and what will be the total will be 65। we can check it from the total SST की वैल्यू 65 आ रही है, ऊपर वैल्यू कितनी आ रही है देख लीजिए आप, SST total sum of square which is coming 65। तो इसका मतलब ये हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, ये तो SS तो आपने जो कैलकुलेट करी वो भर दिया। अब मुझे बताइए बिटवीन कॉलम्स, ओके कॉलम्स कितने थे हमारे पास, कंडीशंस कितनी थी 4, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 3। बिटवीन रोज कितनी थी हमारे पास 5, तो 5 minus 1 that will be 4। and what is about the residual, we have to multiply degree of freedom of between columns with degree of freedom with between rows, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, it will become a degree of freedom of residual। ये मैं नीचे फॉर्मूले में आपके सामने लिख के बता रहा हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे कैलकुलेट करते हैं।
के थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ। सो बिटवीन कॉलम इज कॉलम -1, 3 कॉलम्स थे हमारे पास, 4 कॉलम्स थे, 4 - 1 दैट विल बी 3। बिटवीन रोज 5 थी, 5 - 1 दैट विल बी 4। और मैंने आपको बताया रेजिडुअल के लिए कॉलम -1 इंटू रो -1 दैट इज 4 - 1 इंटू 5 - 1 दैट इज 12। एंड व्हाट इज द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम? टोटल कितनी रीडिंग्स थी हमारे पास इस केस में? 20 रीडिंग्स थी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 20 - 1 दैट विल बी 19। नाउ सेम थिंग व्हिच वी हैव टू गो ऑन फॉर दिस टेबल। टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की टेबल बिल्कुल अलग बनी हुई होती है क्योंकि कंडीशंस को कंपेयर करते हैं। यहाँ देखिए बहुत अच्छी सी बात है, whenever we have to check this between columns में significant है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? 3 को पहले MS कैसे निकालते हैं? MS तो मैंने आपको बता रखा है, SS अपॉन DF मतलब 25 डिवाइडेड बाय 3, फिर 10 डिवाइडेड बाय 4, 30 डिवाइडेड बाय 12। These are the calculation part 8.33, 2.50, 2.50। अब देखना कैसे है इसको F टेबल में? ओके, F व्हाट इज F? F का मतलब हुआ F कॉलम्स के लिए MSBC मतलब बिटवीन मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम्स डिवाइडेड बाय मीन सम ऑफ स्क्वायर रेजिडुअल। और F रोज के लिए MS बिटवीन रोज डिवाइडेड बाय MS रेजिडुअल। ओके, इस तरीके से हमने टेबल वैल्यू दोनों के लिए चेक करी, 312 के लिए और फिर 412 के लिए, दोनों की वैल्यूज लिख दी। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज़्यादा आती है तो हम सिग्निफिकेंट कहते हैं। इस केस में टेबल की वैल्यू हमारी चारों वैल्यू से ज़्यादा थी, इसलिए हम इसको नॉन सिग्निफिकेंट कहेंगे और द टर्म्स हैज टू बी कॉल्ड एज द नल हाइपोथेसिस शुड बी एक्सेप्टेड। ओके, so this is all about your one way and two way analysis of variance। ओके, छोटी सी एक चर्चा और कर लेते हैं। आई थिंक यू गॉट हाउ टू कैलकुलेट इट। ओके, ये टू वे कैसे यूज करते हैं, होता क्या है टू वे के अंदर, ये थोड़ा सा और मैं बता दूं। वेरिएबल ए, वेरिएबल बी, मान लीजिए वेरिएबल ए में आपने रूरल अर्बन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा हूं। वेरिएबल बी हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बी हमारा मेल फीमेल था और डिपेंडेंट वेरिएबल सपोज IQ था, इंटेलिजेंस लेवल या एकेडमिक अचीवमेंट दे दीजिए। तो देखिए जब ये टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज कर रहे हैं तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फर्स्ट इज द टाइप ऑफ इनहेबिटेंस एंड सेकंड इज टाइप ऑफ जेंडर। ओके, डिजाइन इसकी कैसी हुई? 2 into 2 फैक्टोरियल डिजाइन हुई, क्योंकि एक वेरिएबल के दो पार्ट है और दूसरे वेरिएबल के भी दो पार्ट है, तो 2 into 2 फैक्टोरियल डिजाइन हुई, 2 into 2 फैक्टोरियल डिजाइन हुई। अब इसमें क्या मेन इफेक्ट्स निकलेंगे? इसमें अगर इस एनोवा को यूज करेंगे तो रूरल और अर्बन में डिफरेंसेस है नहीं ये चेक करेगा, फिर मेल और फीमेल में डिफरेंसेस है या नहीं वो चेक करेगा, और दोनों इंटरैक्ट करते हैं तो दोनों के इंटरैक्शंस के कारण सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है या नहीं ये चेक करेगा। देयर मे बी कॉम्प्लेक्स डिजाइन if the number of independent variables are 3, we have to calculate 3-way analysis of variance. If number of calculations, number of independent variables are 4, then 4-way analysis of variance has to be used. So these are the basics of one-way analysis of variance and two-way analysis of variance. Variance होता क्या है? जैसा मैंने आपको बताया, it is a square of standard deviation. तो जब भी हम डेविएशन किसी का चेक करते हैं, देखिए अगर एक परिवार में 5 मतलब एक पेरेंट, एक फैमिली है जिसमें फादर के 5 बच्चे हैं। ओके, अब इनके कंपैरिजंस करने हैं तो कई तरीके से कंपैरिजन पॉसिबल है। ओके, फर्स्ट कंपैरिजन हो सकता है इस फैमिली को किसी दूसरी फैमिली के साथ कंपेयर किया जाए। ओके, या एक तरीका ये भी हो सकता है उसी फैमिली में जो 5 बच्चे हैं उनमें आपस में क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं। सो मैं यहाँ बता दूं, एनोवा वो होता है जो डिफरेंसेस
दूसरे परिवार के साथ कंपेयर किए गए हैं, और जो इनर कंपैरिजन है उसी परिवार के सदस्यों के बीच में जो कंपैरिजंस किए गए हैं उन दोनों का रेशियो एनाइसोवेरियंस या एफ रेशियो कहलाता है. सो इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. प्लीज सजेस्ट इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग. एक घंटे में वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस दोनों सीख लेना. इट्स अ ग्रेट ऑडियंस, great participants are there with me. It's possible only just because you are giving feedback right time to time, जिससे मुझे लगता है कि यस, कि इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा. Okay, so how this one way and two way analysis of variance is used? When the one way analysis of variance is used and when the two way analysis of variance is used, whenever more than two group has to be compared, more than two groups has to be compared, then one way analysis of variance is used. And whenever more than two conditions has to be compared, the two way analysis variance, three way analysis of variance, four way analysis of variance can be used. Whenever the independent variable is one only, okay, and the number of groups in that independent variable is more than two, दो होंगे तो हम टी टेस्ट लगा देंगे, लेकिन दो से ज्यादा होने पर हमें एनोवा वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को अप्लाई करना पड़ेगा. और टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कब यूज करेंगे? when the independent variables are more than two or more than two, दो या दो से ज्यादा होंगे. दो के लिए तो हम टी टेस्ट लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कंडीशंस की. अगर कंडीशंस ज्यादा है, मेल भी है फीमेल भी, देखिए कंडीशन कैसे बन सकती है. सपोज हमने बताया एक वेरिएबल है रूरल अर्बन, एक वेरिएबल है मेल फीमेल, तीसरा वेरिएबल है हमारा सपोज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हाई और लो. हमारी डिजाइन कैसी बनेगी? 2 into 2 into 2 फैक्टोरियल, और जो ये शो करेगी कि हमें कौन सा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस लगाना है. तीन अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, if we have three independent variable, then definitely we have to go with the calculation of three analysis of variance. इसके अलावा भी बहुत सारे एनोवाज हैं. एनोवाज में भी फर्दर बहुत सारे एनकोवा है, मैनकोवा है, अलग अलग तरीके के एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस हैं. आपके हिसाब से बेसिकली मुझे वन वे और टू वे पढ़ाना था, तो मैंने आपको अपनी तरफ से बात क्लियर करी है. इसके अलावा भी आपके अगर कुछ क्वेश्चंस है, यू मे शेयर इट विद मी इन द ग्रुप में आप शेयर करें, आपके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स किया जाएगा. थैंक यू सो मच. इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू मे कंटिन्यू. No, sir. Thank you so much. Thank you, Virendra ji. Thank you, Sarika. Thank you, Beanie ji. We have still 1 or 2 minutes. If anybody of you want to say something about this analysis of variance or say about the previous classes, you may speak about. Okay, so tomorrow will be the last class, official class, which will be based on the non-parametric measures. हम बहुत सारे टेस्ट सीखेंगे. मीडियन टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट, साइन टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट. कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर जितने टेस्ट मैं आपको सिखा सकूँ वो सिखा दूंगा. हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डिफरेंस फिर से समझाइए प्लीज. ओके मानसी जी, करेक्ट. आई एम कमिंग ऑन योर पॉइंट अगेन. आई लव टू लिसन द क्वेश्चंस. जो क्वेश्चंस अगर मिलते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ध्यान से सुनी गई है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वन वे एंड टू वे? दिस इज द क्वेश्चन मानसी. वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कब यूज किया जाता है? वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस तब यूज किया जाता है when more than two groups has to be compared. And when the two way analysis of variance is used, when more than two conditions has to be compared. दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है. उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो होंगे. टू वे में, थ्री वे में 3 होंगे, 4 वे में 4 होंगे और 5 वे में 5 होंगे. So this is the basic difference. Whenever the groups has to be compared, one way analysis of variance. Whenever the conditions has to be compared, that will be two way analysis of variance. I think Mansi, you have got it.
So requesting the Techno team to take the recordings and just end the session. Thank you so much for listening me so patiently. Thank you. Okay, one of the student has just asked me कि उसने मुझे बताया कि सर टेस्ट का भी रखना है. बिल्कुल रखेंगे. It all depends on the participants. अगर आप सभी participants